मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने चैप्टर नंबर जो 18 है उसमें पढ़ रहे थे। वो था प्रजनन क्या है, प्रजनन के महत्व, प्रजनन के कार्यक्रम। बेसिक अपनों ने पढ़ लिया था। अब अपने बात कर रहे थे कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के लिए अपने को क्या क्या कार्य या जो उसके भाग हैं, किस तरह से वो प्रजनन कार्य सफल बनाया जा सकता है। तो उसमें अपने सबसे पहले पढ़ रहे हैं भी चयन किए जाने वाले प्राणियों के आंकड़े इकट्ठे करने के साधन। जो प्रजनन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में अपने जो आंकड़े एकत्रित करेंगे, जो जिनका प्रजनन करवाना है, जो चयन किया हुआ है जिनका, किस तरह से करेंगे अपने कार्यक्रम में ये बताना पड़ता है। तो वो देखो पहला पॉइंट है, जिन प्राणियों की संख्या समूह में से चयन किया जाना है उसके संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने का एक सही तरीका निर्धारित कर लेना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप किस तरीके को जो सबसे अच्छा तरीका उसको आप बताओगे। ये आंकड़े समयबद्ध तरीके से इकट्ठे करते रहना चाहिए, क्योंकि समय समय पर ऐसे नहीं भी एक बार कर लिए नहीं, टाइम टू टाइम इकट्ठे करने होते हैं। क्योंकि उनमें कुछ चेंजिंग भी आती रहती है। आंकड़े प्राणियों द्वारा प्रदर्शित लक्षण प्रारूप होते हैं। कोई भी आंकड़े ऐसे तो है नहीं कि कोई पशु है उसके जो आंकड़े एकत्रित किए वो अपने जीन की जांच, इतनी टेक्निक तो है नहीं। वो अपने लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप ही किए जाते हैं, यानी कि बाहरी लक्षणों को देखकर ही किए जाते हैं। संबंधित आंकड़े जो इकट्ठे किए जाने का निर्धारण प्रजनन कार्यक्रम में उनके महत्व पर निर्भर करता है। भी उनका क्या क्या महत्व है जिन आंकड़ों को अपने एकत्रित किया है। किसी गुण के आंकड़े जितने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको उतनी यथार्थता से इकट्ठा करना चाहिए। मान लो कोई गुण है, उसके अगर आंकड़े जितने ज़्यादा अधिक होंगे तो इसमें ज़्यादा सटीकता, यथार्थता, एक्यूरेसी होगी। इसमें किसी प्रकार की गलती पूरे कार्यक्रम, कोई भी आंकड़े एकत्रित करें अगर कोई गलती होगी तो पूरे कार्यक्रम में ये प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार के आंकड़ों की गुणवत्ता बनाए रखना प्रजनन कार्यक्रम की आधारभूत आवश्यकता है। इसकी कमी या गलती होने पर कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती। अब एग्जाम्पल ये अपने बात की चीज, जैसे मांस उत्पादन वाले प्राणियों में संबंधित आंकड़े वृद्धि दर। मान लो कार्यक्रम चल रहा है, अच्छे मांस उत्पादन वाला कोई प्राणी है तो अपने उसको बता सकते हैं, देखो इसका इतना वेट है, ये वो एक संबंधित आंकड़े और अपने पास रिकॉर्ड भी किए होते हैं। भी देखो इसके जो पूर्वज थे, जनक थे, उनमें ये वेट था, सारी नस्ल वगैरह के बारे में बता सकते हैं। उसी प्रकार से दुग्ध उत्पादन में भी अपने बता सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रजनन कार्यक्रम के अंदर भी देखो इसके इतना दूध है, इसके जो नरमादा जो इसके जनक है उनके ये है, ये नस्ल है, ये इनकी पूरी लैक्सेशन पीरियड है, इतनी दूध की निरंतरता रहती है। तो इस तरह से आंकड़े बता सकते हैं। उसी प्रकार से भैंसों आदि में परीक्षण स्थल पर ये सारे आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने नर के जो आंकड़े एकत्रित करने हैं वो आंकड़े कब एकत्रित होंगे, वो आंकड़े होंगे भी जो नर है किसी मादा को इंसेमिनेट गर्भित करेगा, उससे जो आगे पुत्रियां पैदा होगी उनके उत्पादन को देखकर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर नर के आंकड़े एकत्रित किस हिसाब से होंगे, नर के आंकड़े होंगे भी वो किसी मादा को इंसेमिनेट या गर्भित करेगा, उससे आगे जो पुत्रियां प्राप्त होगी उन पुत्रियों के उत्पादन देखकर नर के आंकड़े या उसकी जो वैल्यू है वो निर्धारित की जाती है। दूसरा है प्रजनन कार्यक्रम को सफल बनाने के अंग में दूसरा है प्राणियों की जीन या उत्तमता या प्रजनन मूल्य का निर्धारण करने के तरीके। कैसे बताएंगे भी इनके जो जीन जेनेटिक संरचना है वो उत्तम है या ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, जब प्राणियों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो इनमें से प्राणियों के प्रजनन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मान लो अपने 10-15 पशु है, उनके अपने आंकड़े एकत्रित कर लिए तो उनका प्रजनन मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है BLUP। बी का मतलब बेस्ट, L का मतलब लाइनर, U का मतलब अनबेस्ड, अनबेस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, और P का मतलब होता है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। BLUP, B का मतलब बेस्ट, L का मतलब लाइनर, B का मतलब बेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, लाइनर का मतलब होता है रेखीय, और उसके बाद में अनबेस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, और प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। यानी कि इस तरह से उनको जो अपने आंकड़े एकत्रित किए उनमें से निर्धारित करना रेखिक क्रम में या भविष्यवाणी करना जो स्टिक हो, उस तरीके से करके अपने उनकी ब्रीडिंग वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर ही होगी वो, लेकिन ये एक तरीका है
निर्धारण करने का, BLUP फुल फॉर्म आ सकती है, आपको ध्यान में रखनी है। प्राणियों का चयन कर प्रजनन करवाना, अभी आपको पता ही है भी बहुत सारे प्राणी होते हैं, समूह होते हैं, उनमें समूह से कुछ प्राणियों का चयन करके अपने प्रजनन करवाते हैं। तो देखो, प्रजनन मूल्य के निर्धारण के बाद श्रेष्ठ प्रजनन मूल्य वाले प्राणियों का चयन किया जाता है। पहले तो प्रजनन मूल्यों का निर्धारण कैसे किया, उनके आंकड़े देखकर, BLUP एक मेथड है उससे कर लिया। अब जो निर्धारित या सिलेक्शन किया है उनका अन्य मादाओं के साथ क्या करवाएंगे, अपने क्रॉस करवाएंगे। प्रजनन मूल्य के निर्धारण के बाद श्रेष्ठ प्रजनन मूल्य वाले प्राणियों का चयन किया जाता है। उसके पश्चात चयनित प्राणियों में से किन्हीं 2 प्राणियों नर या मादा का अगली पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए सहसरंग यानी मैटिंग करवाया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है, उनके जोड़े बनाए जाते हैं। देखो समझो, सबसे पहले तो अपने चयन किया, उनके आंकड़े एकत्रित किए, पहला पॉइंट तो ये था अपना। दूसरा था उनकी ब्रीडिंग वैल्यू चेक की थी, ठीक है। तीसरा क्या था, भी जिनकी अच्छी ब्रीडिंग वैल्यू थी। ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब जो अपने जीवन काल में ज़्यादा संतान उत्पन्न कर सके, ठीक है। तीसरा आपने देखा भी जिनका आपने ब्रीडिंग वैल्यू चेक कर ली, जिनका चयन कर लिया, उनमें से किन्हीं 2 का चयन करके नर व मादा का चयन करके उनके मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीन या प्रगति का प्रसारण। अगली पीढ़ी उत्पन्न हो जाने तक उसका आंकलन विश्लेषण कर लेने के पश्चात अगर परिणाम फायदेमंद हो, अब अगली पीढ़ी कौन सी हुई, जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी थी, उन जब नर व मादा का अपने क्रॉस करवाया, उससे आगे जो संतति पैदा हुई, उस संतति अगर वो फायदेमंद है तो इस प्रक्रिया को वर्तमान में उत्पादन प्रदान कर रही प्राणी संख्या में प्रसारित किया जाता है। प्रसारित का मतलब फैलाव। फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्निक को लोगों को बताएंगे कि इस तरह से आप अगर ये टेक्निक अपनाओगे तो यह आपके लिए फायदेमंद है, उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी ताकि हमें बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके लिए भी विभिन्न तरीके काम में लिए जा सकते हैं, जैसे गाय भैंसों में उन्नत व सर्वश्रेष्ठ उत्पादन वाले नर प्राणियों का वीर्य स्ट्रा के रूप में कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रसारित किया जाता है। अब आपको पता है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जिन सांडों या भैंसों का जो मतलब जिनके आंकड़े अपने को लिखित में ज्ञात है, जिनकी ब्रीडिंग वैल्यू एकत्रित है, उनके वीर्य को स्ट्रा में भरकर AI द्वारा भी ये प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट, जबकि मुर्गी पालन व सूअर पालन में विभिन्न नस्लों की शुद्ध नस्लें तैयार की जाती है, जिनका आपस में सहसरंग या प्रजनन कराकर संकर पीढ़ी यानी क्रॉस ब्रीड पैदा किए जाते हैं। इन्हीं को पशुपालक को उपलब्ध कराया जाता है जिससे बेहतर उत्पादन कर सके, ठीक है। तो ये अपने थे प्रजनन कार्य के अंदर अगर सफल बनाने के लिए विभिन्न अंग क्या पॉइंट होने चाहिए ताकि जो अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो सफल हो सके। नेक्स्ट है प्रजनन के उद्देश्य। अब आपको ये प्रजनन शब्द अपने बहुत बार पढ़ लिए, इनके उद्देश्य भी पढ़ लिए। जब इनके आप 2-3 बार अध्ययन करोगे तो आपको फिर अलग से याद करने नहीं पड़ेगा, फिर वो आपके कॉमन सेंस में आ जाएगा भी क्या है क्या नहीं है, ये आपको पता है। अब प्रजनन के उद्देश्य, किसी भी प्रजनन कार्यक्रम के उद्देश्य क्रम में उस आदर्श प्राणी का उल्लेख होता है जिसे कोई भी पशुपालक पालना चाहेगा। प्रजनन का उद्देश्य ये है भी कोई अपने नस्ल ली या कोई प्राणी लिया जिसके अपने आंकड़े एकत्रित किए, जिनका अपने प्रैक्टिकली उनका क्रॉस करवा के उनकी पूरी जानकारी एकत्रित की, तो उद्देश्य प्रजनन का यही है कि उस प्राणी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना और उस पीढ़ी या नस्ल को आगे ज़्यादा बढ़ाना ताकि उससे जो संतति पैदा होगी तो उससे क्या है दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों को फायदा होगा। जिसके साथ अपने पशुओं का प्रजनन करवाना चाहेगा, चयन की प्रक्रिया द्वारा ही पशुपालक ऐसे आदर्श प्राणी की पहचान या खोज कर सकता है। देखो आपको भी पता है ऐसे तो है नहीं भी कोई सिलेक्टेड है, नहीं, चयन करना, छंटनी, ये सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। तो छंटनी अलग है जिसे कलिंग कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, चयन अलग है। तो ये चयन करके ही इस जो पॉइंट पर लाया जाता है, चयन करने के पश्चात में जो प्राणी प्रजनन वैल्यू जिसकी बढ़िया होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्रजनन कार्यों में कार्यरत संस्थाओं को प्रजनन के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित करके उसी के अनुसार चयन की प्रक्रिया लागू करनी चाहिए ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। देखो बहुत सारे उद्देश्य हैं, ऐसे नहीं है भी एक नस्ल का भी है, बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन ये उनमें से कोई एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए भी हमें उस उद्देश्य को लेकर ये प्रजनन कार्यक्रम अपने आगे बढ़ा रहे हैं। प्राणियों के प्रजनन से संबंधित कोई भी उद्देश्य हमेशा लाभ से संबंध रखता है तथा हमारे फायदे के लिए प्रजनन संबंधित गुणों को चुना जाता है। यानी कि
कोई भी उद्देश्य होगा वो प्रॉफिट से संबंध रखेगा। प्रजनन नीति बनाते समय क्षेत्र विशेष का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग नस्लों का जो संवर्धन है वो किया जाता है, संरक्षण में संवर्धन। तो उसी प्रकार से क्षेत्र विशेष का भी ध्यान रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नीति कार्य योजना बनाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु, वातावरणीय परिस्थितियां, प्राणी की नस्लें, उनकी अनुकूलता, सामाजिक व आर्थिक स्तर व आवश्यकताएं अलग अलग होती है। ये बहुत बार बता चुके हैं भी, कोई भी नस्ल है, कोई भी प्राणी है, उसकी अलग अलग एनवायरनमेंट में अनुकूलित होना नहीं होना ये उस पर डिपेंड करता है। और आपको पता है एनवायरनमेंट है, जलवायु है, सब जगह एक जैसी नहीं है। प्रजनन से संबंधित कोई भी उद्देश्य विशिष्ट या मापे जाने योग्य या प्राप्त हो सकने योग्य होने चाहिए। यानी कि जो उद्देश्य प्रजनन कार्यक्रम में निर्धारित होंगे वो मापने योग्य होने चाहिए, ताकि उनको अपने देखा या मापा जा सके। जैसे मान लो प्रजनन कार्यक्रम में कोई नस्ल है, उसके दूध उत्पादन की बात आ गई, इसका लैक्टेशन पीरियड ये है, दूध की निरंतरता ये है, तो निरंतरता देखने के लिए उसका मापन भी तो होगा ना, मापन करेंगे तभी तो अपने को विश्वास होगा। तो ये अभी मापने योग्य होने चाहिए उनके उद्देश्य है, लक्षण। इसी आधार पर प्राणियों के विभिन्न गुणों को दूसरे गुणों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। जो किसी प्राणी के अंदर कोई विशिष्ट गुण है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्रजनन के उद्देश्य पढ़ रहे हैं आप। ये बुक वाला पेज रटने मत लग जाना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है। प्रश्न आपको पता ही है, जब बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे जो यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है, फिर आपके पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रजनन कार्यक्रम बनाते समय वर्तमान में उपस्थित प्राणी समूह के उत्पादन या दक्षता को ध्यान में रखते हुए इससे क्या अपेक्षित है, इससे किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं के लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्तम बनाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जब अपने प्रजनन कार्यक्रम बनाएंगे तो उसके जो मौके पर जो लक्षण है उनको भी ध्यान में रखना है। अभी ये जो पशु है इसकी मौके पर जो ये दूध कितना दे रहा है, निरंतरता क्या है, लैक्टेशन पीरियड क्या है, सारे ध्यान में रखने होने चाहिए। आर्थिक लाभ प्रदान करने वाले गुणों व अगली पीढ़ी में अधिक स्थानांतरित होने वाले लाभकारी गुणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये प्रजनन का मुख्य गुण है। ये ऐसे गुणों को ध्यान में रखना चाहिए जो लाभकारी है और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण गुणों को नोट करके प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए। समय समय पर वस्तु स्थिति का आकलन उत्पादन वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। आजकल कंप्यूटर के युग में अधिकांश कार्य आपको पता ही है कंप्यूटरीकरण हो चुके हैं। विभिन्न आंकड़ों इंटरनेट पर मात्र एक क्लिक से उपलब्ध हो जाते हैं। आपको पता है टेक्निक नई आ गई है, तो है नहीं भी रजिस्टर पे नोट किए हुए हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आप कोई भी आंकड़ा जानना चाहते हो कंप्यूटर पे सर्च मारो, आपको मिलेंगे। आवश्यकता के लिए इस बात की है कि हमें अपने प्रजनन कार्यक्रम या नस्ल सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य व कार्य नीति पता हो। शर्त यह है आपको कंप्यूटर पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपके उद्देश्य आपको पता होना चाहिए भी हम किस उद्देश्य को लेकर, किस नीति या किस योजना को लेकर कार्यक्रम बना रहे हैं। आंकड़ों का आकलन भी कंप्यूटर द्वारा ही किया जा सकता है। इनके हमारे लाभ के लिए विश्लेषण व निष्कर्ष हमारा कार्य होता है, जिसे हम ये देखो, ये आपको पता है कंप्यूटर पर सब कुछ डाटा मिलेगा आपको, लेकिन आपको किस उद्देश्य या किस नीति को लेकर कार्यक्रम कर रहे हो वो आपका आप पर निर्भर करेगा। अब आगे आ गया चयन सिलेक्शन। अभी अपने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, इसने फिर पॉइंट दे दिया, पढ़ लेते हैं। एक बार प्रजनन कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित हो जाने के बाद में उपलब्ध पशुधन में से आवश्यकता अनुसार पशुओं प्राणियों का चयन किया जाता है। एक बार उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब यह भी किस उद्देश्य को लेकर आप कार्यक्रम बना रहे हो, उस उद्देश्य को एक बार निर्धारित हो गया फिर उसके हिसाब से ही पशुओं का चयन होगा। प्राणियों का चयन करते समय उनके द्वारा प्रदर्शित गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे दिखाई देने वाले गुण, आकार, संरचना, दूध उत्पादन, समरूपता, ये हो गए सामने दिखाई दे रहे हैं। वे गुण जो प्राणी के प्रजनन मूल्य का निर्धारण करते हैं उन्हें मापा जा सकता है। किसका निर्धारण कर रहे हैं? ब्रीडिंग वैल्यू, और जिन्हें मापा जा सकता है। इनके द्वारा प्राणी की जीन या बनावट की पहचान की जा सकती है। कुछ गुण ऐसे हैं जिसके द्वारा उनकी जेनेटिक संरचना का अपने आइडिया लग सकता है, तो उसका प्रजनन मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न तरीके हैं, वो आपको बता दिए। EBV, एस्टिमेट ब्रीडिंग वैल्यू, एक एस्टिमेट लगाया जाता है उसकी प्रजनन वैल्यू, ठीक है, तो उससे अपने को उसकी जेनेटिक संरचना का भी आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट, अब देखो अपने क्या पढ़े था, अपने पढ़ा था भी प्रजनन क्या है, उसके बाद में उसके अलग अलग जो सफल होने के पॉइंट पढ़े थे, उसके बाद में उसका उद्देश्य पढ़े थे, सारा प्रजनन प्रोग्राम है।
अब अपने मूल्यांकन और मापन में फर्क है। मापन होता है अंकों में निर्धारित, जैसे 20 नंबर का पेपर है आपका, आपके 15 आगे 12 आगे वो अंकों में निर्धारित होंगे, भाई 20 में से 10 आए 12 आए। मूल्यांकन का मतलब होता है गुणात्मक जानकारी, भी हमें पता चलेगा। गुणात्मक और अंकात्मक दोनों होता है मूल्यांकन। मूल्य प्लस अंकन, मूल्य का मतलब क्या है, गुणों का आंकलन करना। नंबर तो आएंगे उसमें, अंक तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो मूल्यांकन होता है सभी क्षेत्रों का। उससे निर्धारित किया जाता है कि क्या अपने ये प्रोग्राम बनाया है, ये जो विशिष्ट प्रदर्शन के उद्देश्य है, तो इनमें से क्या गुण है जो विशेष निकल कर आ रहे हैं, फिर अपने कोई निर्णय लेते हैं मूल्यांकन करने के बाद में। ठीक है, तो आपको भी मूल्यांकन करना चाहिए अपना। वो अलग अलग विधि है, साक्षात्कार द्वारा, रिटर्न पेपर द्वारा, तो उसमें अंकों का तो पता चलता है, उसके अलावा आपको अपने गुणों का पता चलता है भी हमने पेपर किस तरीके से दिए, हमने किस तरह से आंसर दिए हैं, हमारी सोच क्या थी, ये सारा पता चलता है मूल्यांकन में। अब देखते हैं प्रजनन कार्यक्रमों का मूल्यांकन। किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की कार्य योजना प्रणालियों की प्रजाति और प्रजनन कार्यक्रम के उद्देश्य पर निर्भर करती है। आपको भी पता है, पहले प्रजाति कौन सी है, उद्देश्य क्या है, उस पर निर्भर करती है। जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, आगे वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले जैसे अपना उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन वाला, ठीक है, दुग्ध उत्पादन वाला अपना उद्देश्य था, और वो अलग कारकों पर निर्भर करते हैं। कारक कैसे भी, उसको रख रखाव कैसे है, क्या पोषण दिया जा रहा है, वो कारक हो गए। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, जिनमें से उपयुक्त योजना को चुनकर कार्यान्वित किया जाता है। इसके उपरांत प्रजनन उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर आंकलन किया जाता है। देखो निम्न आधार हो सकते हैं। प्रजनन उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राणी की संख्या में से चयन के प्रति प्रक्रिया व चयनित प्राणी संख्या, भी कितने प्राणियों की आपने चयन किया है। दूसरा, प्राणियों में जैविक विविधता का रख रखाव, जिसका आंकलन अंतः प्रजनन की दर द्वारा किया जाता है। इन ब्रीडिंग द्वारा उनकी जैविक विविधता का रख रखाव का पता चलता है। प्रजनन कार्यक्रम की लागत भी, कितनी लागत आई है, प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने सदस्यों का चयन किया, कौन सी नस्ल थी और लागत कितनी आई। अब बात करते हैं उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर प्रजनन कार्यक्रम की गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। अब दोबारा देखो इनको, जो किन बातों को आधार मानकर अपने मूल्यांकन करेंगे। पहला है प्रजनन उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राणी संख्या में से चयन के प्रति प्रतिक्रिया वह चयनित प्राणी संख्या, भी आपने कितने प्राणियों का सिलेक्शन किया चयन ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, और उनकी क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया थी चयन के दौरान। नेक्स्ट, प्राणियों में जैविक विविधता का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक्स डाइवर्सिटी, जिसका आंकलन अंतः प्रजनन की दर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन कार्यक्रम की लागत, कितनी लागत आई। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर प्रजनन कार्यक्रम की गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। तीनों बिंदुओं को सम्मिलित रूप से परखा जाता है। इसी आधार पर विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन व आंकलन किया जाता है, जिससे सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव आसानी से हो जाता है। ये तीनों बातें अपने ध्यान में रखकर देखते हैं भी क्या जो प्रोग्राम है उसके कितने फायदे हुए हैं, किस नस्ल को चुना गया, कितने प्राणियों को चुना गया, कितनी लागत आई, तो ये सारा अपने इसका आंकलन करेंगे। प्रजनन कार्य के शुरू होने के समय पर इसका विभिन्न प्रकार से आंकलन में तुलनात्मक विवेचन आवश्यक हो जाता है। तुलनात्मक का मतलब है कि इसके अपोजिट किसी की तुलना करते हुए अगर बताएंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी नस्ल के बारे में बता रहे हैं, उसके गुणों की विवेचना कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट अपने को दूसरी नस्ल लेनी पड़ेगी, उसकी बराबर तुलना करते हुए बताएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तुलनात्मक विवेचन आवश्यक हो जाता है। लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम नहीं आने की स्थिति में प्रजनन कार्यक्रम में समयबद्ध आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए। बाई द वे कई बार कंडीशन ऐसे आ जाती है भी अपने प्रजनन कार्यक्रम के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते, तो उसमें अपने को सुधार करना पड़ता है, जिसका भी आंकलन करते रहना जरूरी है। प्रजनन कार्यक्रम के परिणाम अनुमान के अनुसार नहीं मिलने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। मान लो आपने कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाया, आपके उद्देश्य निर्धारित किए, ब्रीड चयन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसा आपने सोचा था वो परिणाम नहीं मिले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विभिन्न सोचना पड़ेगा कि किस कारण से ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है हमें जो अनुचित है इसके परिणाम नहीं मिले। वो देखो, गलत तरीके का इस्तेमाल, पर्यावरण के प्रभाव, परिणामों की अधिक आशा करना, विभिन्न गुणों का आपसी संबंध होना आदि शामिल। कई बार क्या है, कई गुण है वो आपस में
संबंधित होते हैं, जिसके कारण उसमें उनके अंदर अंतर नहीं कर पाते अपने परिणामों की अधिक आशा करना। कई बार अपने क्या है हद से ज़्यादा सोच रहे हैं भी इतना परिणाम मिलना चाहिए तो नहीं मिलता। पर्यावरण के प्रभाव, एनवायरनमेंट का भी प्रभाव है। तो ये तरीके हैं। प्रजनन कार्यक्रम में चयन के प्रति प्रतिक्रिया व अंतः प्रजनन की दर के आधार पर विभिन्न कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। इनब्रीडिंग और चयन की प्रतिक्रिया, ये आपने किस प्रकार के प्राणियों का चयन किया वो आप पे रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप ही उनके आंकड़े, उनकी जो वंशावली परीक्षण है, उसके अलावा और भी सारे तरीके हैं, वो आपको चयन करना पड़ता है। तो चयन में कई बार क्या है गड़बड़ हो जाती है। चयन की प्रतिक्रिया और जो इनब्रीडिंग की दर है उस पर ये निर्भर करता है। दूसरा है कलिंग उत्पादन प्रदान नहीं करने वाले प्राणियों से छुटकारा पाने तथा उन्हें समूह से निकाल देने की प्रक्रिया है। कलिंग आपको पता है क्या होती है? निष्कासन, यानी जो प्राणी अपने को पता है कि आर्थिक लाभ उसे नहीं मिल रहा, दूध उत्पादन कम हो रहा है, तो उसको निष्कासित करना चाहिए। जबकि चयन समूह को उन्नत करने की प्रक्रिया है। चयन और कलिंग दोनों में अंतर है। कलिंग निष्कासन का मतलब है भी अपने छंटनी कर रहे हैं, हो गया। और चयन का मतलब है भी मान लो कोई समूह है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, जो अच्छा उत्पादन दे रहा है उसका चयन करना। कहीं निष्कासित नहीं कर रहे उसको अपने। मान लो 15 जानवर है, पशु है, उनमें से कहना है भी अपने को 2 को चयन करना है सर्वश्रेष्ठ, तो वो तो उसमें तुलनात्मक हो गया, ठीक है। और निष्कासन का मतलब होता है कि 15 है, उनमें से 2 को बाहर ही करना है, तो ये अलग है। तो चयन समूह को उन्नत करने की प्रक्रिया है। समूह में से अपने उन्नत कोई कौन सा पशु है जिसमें उत्पादनता अधिक है, अर्थात सिलेक्शन की सीधा संबंध प्रजनन के लक्ष्य से है, जबकि कलिंग का संबंध प्राणी विशेष से है। ये इंपॉर्टेंट बात है भी अपने चयन किस आधार पर कर रहे हैं? ब्रीडिंग, प्रजनन के आधार पर। प्रजनन कैसे? भी जिस पशु का चयन करेंगे उसके अपने गुण को चेक करेंगे, इनमें क्या क्या विशेष गुण हैं और वो गुण कहाँ से आए, ब्रीडिंग के थ्रू ही आए, तो वो तो प्रजनन पर निर्भर करता है। लेकिन जब अपने कलिंग कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं, वो प्राणी विशेष से है, इंडिविजुअली, यानी किसी को अपने प्राणी को देखा ये स्वस्थ नहीं है, दूध कम दे रहा है, और भी बहुत कारण हो सकते हैं, इम्यूनिटी पावर कम है, तो अपने देखा और उसका निष्कासन कर दिया। तो जो कलिंग है वो तो है प्राणी विशेष, और जो चयन है वो क्या है? समूह की उन्नतता बढ़ाने के लिए, और वो है प्रजनन के लक्ष्य के अनुरूप। इन दोनों का सही इस्तेमाल ही किसी पशुपालक को अच्छा पशु प्रजनक बना सकता है, यानी एनिमल ब्रीडर बना सकता है। इस समय पर निष्कासन होता रहे और समय समय पर पशुओं का जो चयन है वो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, चयन और कलिंग में फ़र्क है। चयन का मतलब होता है समूह है उसमें से उन्नत, और वो किससे संबंधित है? ब्रीडिंग यानी प्रजनन के लक्ष्यों से। और निष्कासन कलिंग छंटनी है वो है प्राणी विशेष से संबंधित। तो आगे आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे एक पैरा है वो अपने जेनेटिक्स डाइवर्सिटी जीन विविधता है, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।